डेमोक्रेसी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों की सरकार, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, एंड फॉर द पीपल, और लोगों के लिए। मतलब लोकतंत्र जो होता है ये जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द पीपल हैव ए राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब लोकतंत्र जो होता है इसमें लोगों के पास ये अधिकार होता है कि वो अपने सरकार को, अपने प्रतिनिधियों को चूज करें। दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस of the country. They have the right to participate in the governance of the country. ये इन्हें ये अधिकार होता है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री। मतलब जो राज्य का शासन है इसमें ये भाग लेते हैं। इंडिया इज़ ए लार्ज डेमोक्रेसी। भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है, बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इंडिया गॉट फ्रीडम आफ्टर लॉन्ग स्ट्रगल एंड मैनी सेक्रीफाइसेस। कहते भारत को काफ़ी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, बहुत बलिदान करना पड़ा, तब जाकर इसे आज़ादी मिली है, स्वतंत्र हुआ है तब जाकर। नाउ इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। कहते हैं जो लोकतंत्र, भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज़ टू फॉर्म्स। कहते हैं जो लोकतांत्रिक देश होते हैं इनके दो रूप होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट। एकात्मक शासन, एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार। यूनिटरी मीन्स होता है एकात्मक। इन्हें यूनिटरी स्टेट, जो एकात्मक राज्य होता है, मतलब ऐसा राज्य जहाँ पर एकात्मक शासन, मतलब किसी एक का शासन चलता है। जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे, ऑल अथॉरिटीज एंड पावर आर वेस्टेड इन ए सिंगल सेंटर। कहते जो अथॉरिटी है, जो शक्तियाँ हैं, ये क्या है, आर वेस्टेड इन ए सिंगल सेंटर, कि एक केंद्र में निहित होती हैं, मतलब एक जगह पर ये स्थित निहित होती हैं, कुछ लोगों के पास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। मतलब अगर आपने देखा होगा भारत में जैसे जो राजाओं का शासन होता है, या फिर देखें द यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड की बात हो रही है। इंग्लैंड जो है एक अच्छा सा उदाहरण है यूनिटरी गवर्नमेंट का। मतलब यहाँ पर राजतंत्र है, जहाँ राजतंत्र को कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। मीन्स यहाँ पर राजतंत्र है, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ये राजा की जो शक्तियाँ हैं राजा में निहित हैं। इन ए फेडरेशन ऑल पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर डिवाइडेड। लेकिन जो फेडरेशन होता है, संघात्मक शासन सरकार होती है, इसमें जो शक्तियाँ हैं ये विभाजित होती हैं बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो है मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था में राज्यों में और जो केंद्र की सरकार है उनमें, केंद्र सरकार मतलब इनमें जो शक्तियों का विभाजन होता है। जैसे कि अगर हम भारत में देखें तो यहाँ पर केंद्र सरकार है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, और स्टेट गवर्नमेंट भी है। मतलब पूरे देश को कंट्रोल करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिस पर पूरे देश का मतलब वो पूरे देश की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करती है समय समय पर। इसके साथ साथ कि जैसे अगर हम देखेंगे 28 स्टेट है प्रेजेंट टाइम में, एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। तो इसमें क्या है, हर राज्य की अपनी सरकार भी है। इसके साथ ही साथ क्या होता है, उसमें कुछ पार्ट होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसे क्या करती है, कंट्रोल करती रहती है। इसके आगे हम देखते हैं, इंडिया एज वेल एज द यूएसए हैव ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब भारत और इसके साथ ही जो यूएसए है, अमेरिका है, यहाँ पर संघात्मक सरकार या संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन ए डेमोक्रेसी। कहते हैं लोकतंत्र में लोगों का क्या है, पार्टिसिपेट मतलब प्रतिभाग, जो भाग लेना क्यों जरूरी है। डिसीजन मेकिंग मतलब किसी भी निर्णय लेने में लोकतंत्र में उनको पार्टिसिपेट करना क्यों आवश्यक है। देखते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आपको डेमोक्रेसी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम मोनार्की देखते हैं। इन्हें मोनार्की मीन्स होता है राजशाही। इन्हें मोनार्की
इट इज़ द मोनार्क किंग और क्वीन हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज एंड टेक डिसीजंस। कहते हैं राजशाही जो होती है इसमें इट इज़ द मोनार्क, ये राजा होता है, और राजा मतलब राजा जो शासन है, राजा भी हो सकता है, रानी भी हो सकती है। हु हैज़ द पावर टू मेक लॉज एंड टेक डिसीजन, मतलब जिनमें क्या है, पावर टू मेक लॉज, लॉज मतलब नियम कानून जो है इन्हें बनाने की शक्ति होती है। एंड टेक डिसीजन और निर्णय लेने की क्षमता होती है, शक्ति होती है। दे आर गाइडेड बाय देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्रिपरिषद। दे आर गाइडेड मतलब जो राजा होता है या रानी होती है, जो जिनके हाथ में शासन सत्ता होती है राज्य की, देश की, उन्हें मार्गदर्शन, उनका मार्गदर्शन जो करते हैं, मतलब जो सलाह देते हैं, वो उनकी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद उन्हें ये सलाह देती है समय समय पर। मोनार्कीज और ऑफन हेरिडिटरी, मोनार्की जो होता है मतलब राजशाही जो होता है ये वंशानुगत होता है। एंड द रेनिंग किंग ऑफन नॉमिनेट देयर सक्सेसर्स, मतलब सक्सेसर मीन्स होता है उत्तराधिकारी, मतलब जो राजा होता है, राज कर रहा होता है, राजा अपने उत्तराधिकारी को, राजा अपने उत्तराधिकारी को नॉमिनेट करता है। द किंग हैज़ ऑल मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल पावर ऑफ द किंगडम। कहते हैं राज्य की, किंगडम मीन्स होता है राज्य, राज्य की जितनी भी सैन्य शक्ति है, राजनीतिक शक्ति है, प्रशासनिक शक्ति है और न्यायिक शक्तियाँ हैं, ये राज्य की ये सारी राजा में निहित होती हैं। The people in a monarchy have no power to go to the courts to seek justice, मतलब न्याय के लिए वो लोग जो होते हैं, मतलब आम इंसान जो हैं वो न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, मतलब उनके पास कोई अधिकार नहीं होता है कि वो किसी भी, जैसे कोई नियम कानून या फिर उनके अधिकारों का हनन हो रहा हो, मतलब कोई उनके पास अपना कोई अधिकार नहीं होता, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो उनके पास अधिकार नहीं होता, वो कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आगे देखेंगे डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स होता है तानाशाही। इट इज़ ए अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन इंडिविजुअल रूल्स द स्टेट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल फॉर हिज एक्शंस। कहते इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का ये दूसरा रूप है। ठीक है, आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया और मोनार्की के बारे में पढ़ लिया। तीसरा जो है सरकार के प्रकार जो है ये मतलब डिक्टेटरशिप है। इट इज़ अनदर फॉर्म, ये दूसरा प्रकार है, ठीक है, दूसरा रूप है सरकार का। इन विच एन इंडिविजुअल, कोई व्यक्ति होता है, व्यक्ति विशेष होता है, इंडिविजुअल रूल्स द स्टेट। स्टेट मीन्स होता है राज्य, लेकिन यहाँ पर स्टेट का मतलब है ब्रॉडली देश से, मतलब राष्ट्र से, कंट्री से है इसका मतलब। स्टेट विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जिम्मेदारी। टू द पीपल फॉर हिज एक्शन, मतलब जो कार्य करता है उसकी कोई जिम्मेदारी, मतलब ये उत्तरदायित्व तो नहीं होता, या फिर वो जवाबदेही जो होती है वो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी कार्य करेगा वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील करता है। एडोल्फ हिटलर, मतलब ये जो डिक्टेटरशिप होती है, जो व्यक्ति विशेष जो शासक होता है, इंडिविजुअल जो डिक्टेटर होता है, उसके मन में जो आता है, जैसा भी आता है वो अपने हिसाब से काम करता है। वो ये नहीं सोचता कि लोगों का मेरे इस निर्णय से प्रभाव क्या पड़ेगा उनके जीवन पर, या उनकी दिनचर्या जो है कितनी प्रभावित होगी या क्या होगा। मतलब इसमें व्यक्ति जो है, जो शासक है, वो अपने बारे में सोचता है, अपने हिसाब से चलता है, वो लोगों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखता है। एडोल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी वॉज द फेमस डिक्टेटर इन द वर्ल्ड। कहते हैं जर्मनी के जो एडोल्फ हिटलर थे ये बहुत प्रसिद्ध तानाशाह हैं। द डिसीजन ऑफ द डिक्टेटर इज इम्पोज्ड ऑन द पीपल, ये इन्हें थोपा जाता है। डिसीजन जो होता है निर्णय, मतलब जो तानाशाह निर्णय लेगा, जो नियम कानून बनाएगा, वो लोगों पर थोपा जाएगा। मतलब अगर लोग चाहें या ना चाहें उन्हें करना है तो करना है। ही इज़ ऑल इन ऑल, वो सर्वे सर्वा होता है।
हिज डिसीजंस कैन नॉट बी क्वेश्चनड, और उसका जो डिसीजन है, उसका जो निर्णय है, आप उस पर उंगली नहीं उठा सकते हो, मतलब प्रश्न नहीं कर सकते हो। जैसा अगर उसने कह दिया तो आपको करना है तो करना है, मतलब आप मना नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई पावर नहीं है। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन इटली, जापान, जर्मनी, मतलब जो डिक्टेटरशिप है, इस प्रकार की जो सरकार है, ये प्रेजेंट टाइम में इटली, जापान और जर्मनी में अब भी पाई जाती है। नेक्स्ट है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखते हैं जो मुख्य तत्व हैं, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के जो मुख्य तत्व हैं इनमें देखेंगे सॉवरेनिटी विद द पीपल, मतलब सर्वोच्च सत्ता जो होती है वो लोगों में निहित होती है। हम आगे देखेंगे इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में सॉवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल हु आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर, मतलब जो सर्वोच्च शक्ति होती है वो लोगों में निहित होती है। हु आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ पावर, और ये क्या है, ये शक्ति का स्रोत होते हैं। गवर्नमेंट गेट्स ऑल इट्स पावर फ्रॉम द पीपल एंड इज answerable टू देम फॉर द यूज ऑफ दीज पावर्स। कहते गवर्नमेंट गेट्स ऑल इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, लोगों से, जो उसके आम नागरिक होते हैं, सरकार जो होती है उन्हें उनसे शक्ति मिलती है, लोग मतलब शक्ति देते हैं उन्हें, ठीक है। एंड इज answerable टू देम, और उनके लिए वो उत्तरदायी होती है फॉर द यूज़ ऑफ दीज पावर्स, मतलब जिन शक्तियों को, जिन अधिकारों को लोगों ने सरकार को दिया है वो उनके लिए उत्तरदायी भी होते हैं, मतलब वो कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में सरकार जो होती है अपनी मनमानी नहीं कर सकती है, लाइक डिक्टेटरशिप की तरह। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण वो होता है मतलब जो बंटवारा होता है शक्तियों का। इसमें देखते हैं इन डेमोक्रेसी पावर्स आर डिसेंट्रलाइज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डेमोक्रेसी में पावर का विकेंद्रीकरण मतलब इनमें बंटवारा होता है टॉप टू बॉटम, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक। बिकॉज ऑफ दिस द गवर्नमेंट एट एनी लेवल कैन नॉट बिकम आर्बिट्रेरी, कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस, और इसके लिए जो शक्तियों का बंटवारा है, मतलब शक्तियों का बंटवारा है, मतलब आपने पहले पढ़ा था कि लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में पढ़ा था कि ये एक दूसरे को चेक करती, कंट्रोल करती रहती, नियंत्रित करती रहती हैं। सेम एज क्या है कि ये भी क्या करती हैं, जो शक्तियों का बंटवारा है, मतलब कोई भी मनमानी नहीं कर सकता है। द गवर्नमेंट एट एनी लेवल, किसी भी लेवल पर, किसी भी स्तर पर, कैन नॉट बिकम आर्बिट्रेरी, ये मनमानी नहीं कर सकती हैं। The people get an opportunity to take their decision. The administration remains responsible. कहते हैं the people get opportunity, लोगों को इसमें अवसर दिया जाता है to take their decision, कि वो अपना निर्णय ले सकें। डिसीजन द एडमिनिस्ट्रेशन रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल, जो प्रशासन है ये हमेशा रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक मतलब लोकतंत्रात्मक शासन है, और जो तानाशाही है इसमें हम अंतर देखेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिक्टेटरशिप में। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखेंगे पावर्स, जो शक्तियाँ हैं। इन डेमोक्रेसी पावर्स और इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी में शक्तियाँ जो होती हैं ये लोगों में निहित होती हैं। और डिक्टेटरशिप में देखेंगे पावर्स, शक्ति जो होती है, अंडर डिक्टेटरशिप ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। कहते हैं कि अंडर डिक्टेटरशिप, तानाशाही के अंतर्गत हम देखते हैं जो शक्तियाँ होती हैं वो किन्हीं व्यक्ति विशेष में, मतलब किसी एक व्यक्ति में या कुछ लोगों में, और स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कुछ लोगों के समूह में ये निहित होती हैं। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एम, उद्देश्य। द मेन एम ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वेलफेयर ऑफ द पीपल। वेलफेयर मीन्स होता है कल्याण, मतलब इसका जो उद्देश्य होता है, लक्ष्य जो होता है वो लोगों का कल्याण करना होता है लोकतंत्र में। जबकि डिक्टेटरशिप में होता है, पॉलिटिकल राइट्स में हम देखते हैं अंडर डिक्टेटरशिप नो पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन टू द पीपल। इसमें क्या है, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, मतलब राजनीतिक जो शक्तियां हैं, राजनीतिक अधिकार लोगों को नहीं दिए जाते हैं। नेक्स्ट है अपोजिशन। अपोजिशन मतलब जो वो विपक्ष होता है। इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट
टू अपोज अनलॉफुल डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो विपक्ष होता है ये डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, जो विपक्ष के पास ये शक्ति होती है कि वो अपोज करें, विरोध कर सकें, जो गैर कानूनी डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं सरकार के, वो उसे अपोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम देखेंगे डिक्टेटरशिप में अपोजिशन। इन डिक्टेटरशिप अपोजिशन ऑफ एनी टाइप इज़ नॉट टॉलरेटेड। मतलब किसी भी प्रकार के विपक्ष को इनसे टॉलरेट नहीं किया जाता है। मतलब डिक्टेटरशिप में जो है तानाशाही में विपक्ष होता ही नहीं है। आगे देखते हैं रूल्स ऑफ मेजोरिटी। In general elections, whichever party gets clear majority form the government। मतलब अगर हम देखें कि जो डेमोक्रेसी होती है इनमें जिस भी पार्टी को, जिस भी दल को बहुमत मिलता है वो सरकार बनाती है। लिबर्टी। In the democratic setup, everybody is free to express his or her opinion or form or associations, to have faith in any religion and to profess the same and to criticize the government etc। कहते लिबर्टी, स्वतंत्रता होता है। इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप, लोकतंत्र में, एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन, टू फॉर्म एसोसिएशंस। मतलब कोई भी संस्था है उसके बारे में, संस्था के किसी भी रूप को वो, उसमें ये अधिकार होता है, लोगों को ये अधिकार होता है कि वो अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, मतलब अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं। टू हैव फैथ इन एनी रिलीजन, किसी भी धर्म में वो मतलब उसे मान सकते हैं। एंड टू प्रोफेस द सेम, और उनका सम्मान कर सकते हैं, ठीक है, द सेम। एंड टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ईटीसी, मतलब किसी भी धर्म के वो उनका सम्मान कर सकते हैं, उसे स्वीकार कर सकते हैं उसके पक्ष में। दूसरा कि इसके साथ ही साथ उसका विरोध भी कर सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं। मतलब अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, चाहे सरकार का कार्य हो, चाहे किसी धर्म विशेष का हो, वो उससे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रूल ऑफ लॉ। In a democracy, the administration is run according to fixed laws which are supreme, and an individual is punished only on the violation of law। कहते हैं रूल ऑफ लॉ में देखेंगे, इन ए डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, द एडमिनिस्ट्रेशन इज रन अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड लॉ, जो निश्चित नियम कानून होते हैं, जो कानून होते हैं उसी के हिसाब से जो सरकार है वो कार्य करती है। विच आर सुप्रीम, ये सर्वोच्च होते हैं, ठीक है। एंड एन इंडिविजुअल, और अगर कोई व्यक्ति इसको एंड एन इंडिविजुअल इज पनिश्ड ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ लॉ, अगर कोई नियम को या कानून को तोड़ने की कोशिश करता है, जो निश्चित नियम कानून है, तो तभी किसी व्यक्ति विशेष को दंडित किया जाता है। इक्वलिटी, समानता। इक्वलिटी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब समानता है, अगर हम देखें जो लोकतंत्र है उसके स्तंभों में से, मतलब जिन पर लोकतंत्र स्थित है, ठीक है, उनमें से क्या है, इक्वलिटी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज़ गिवन इक्वल स्टेटस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस etc। कहते हैं इन डेमोक्रेसी में एवरीबडी इज़ गिवन इक्वल स्टेटस, मतलब हर किसी को समान अधिकार दिया गया है। एंड नो डिस्क्रिमिनेशन इज़ मेड, और उनके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब उनकी जाति, धर्म, रंग और जाति, इन सब के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं किया जाता है। एवरी इंडिविजुअल गेट्स इक्वल इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स, मतलब हर व्यक्ति को इक्वल इकोनॉमिक, आर्थिक, मतलब समान आर्थिक, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, और सिविल राइट्स जो नागरिकों के अधिकार हैं उन्हें दिए गए हैं। फ्रेटर्निटी, इफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स होता है भ्रातृत्व, मतलब जो भाईचारा है,
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार जो होती है, इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। जो म्यूचुअल गुडविल है, मतलब जो परस्पर कह सकते हैं गुडविल है, एंड फ्रेटर्निटी भाईचारे पर निर्भर करती है, मतलब आधारित होती है। इट प्रमोट्स म्यूचुअल लव, जो पारस्परिक प्यार है, विच अल्टीमेटली स्ट्रेंथन द नेशन, और जो पारस्परिक एकता है, मतलब लोग मिलजुल कर रहेंगे तो इससे देश है वो मजबूत होगा। मतलब वो उतना ही, जितना जिस देश में लोग जितने मिलजुल कर प्यार से रहेंगे, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का सम्मान करेंगे, उतना ही वो राज्य मजबूत होता है, मतलब स्ट्रांग होता है। The principle of universal adult franchise also make no distinctions between the sexes, male और female. The principle of universal, जो सिद्धांत है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, फ्रेंचाइज मीन्स होता है मताधिकार, एडल्ट मीन्स होता है वयस्क, और यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वभौमिक। इस प्रकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो है मेक नो डिस्टिंक्शन, मतलब कोई अंतर नहीं करता, कोई भेदभाव नहीं करता। बिटवीन सेक्सेस, सेक्स के आधार पर, मतलब मेल और फीमेल, मतलब महिला या पुरुष के आधार पर किसी भी जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है कोई अंतर नहीं करता है। लॉन्ग बैक इन द यूएसए women डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, कि अगर हम देखें बहुत पहले की बात है, यूएसए अमेरिका में पहले इन्हें जो महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। दो इट हैड ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यद्यपि वहाँ पर जो थी ना डेमोक्रेटिक लोकतंत्रात्मक सरकार थी, फिर भी बट ओनली मैन हैड द राइट टू वोट, लेकिन वहाँ पर क्या था, फिर भी वहाँ पर बस जो पुरुष थे उन्हें अधिकार दिया गया था, मताधिकार मतलब मतदान करने का अधिकार उन्हें ही था। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, विच प्रिवेल्ड इन एंशिएंट ग्रीक, जो प्राचीन ग्रीक है, ठीक है, प्रिवेल्ड जो वहाँ पर थी। ओनली एजुकेटेड पीपल वर अलाउड टू वोट, जो मतलब प्राचीन यूनान में, ग्रीक को यूनान भी कहते हैं, वहाँ पर जो शिक्षित लोग होते थे उन्हें ही मतदान का अधिकार होता था। Still, in other types of democracies, only the persons who own property had the right to vote. कहते हैं कि still in other types of democracies, जो अन्य प्रकार के लोकतंत्र होते हैं, only the persons who own property, मतलब ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति होती है, had the right to vote, उन्हें एक क्या है अधिकार होता है, मतदान का अधिकार होता है। But under universal adult franchise, these types of distinctions do not exist. लेकिन जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसके इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो वो होते हैं अंतर है, मतलब कोई अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है या फिर शिक्षित है या फिर केवल पुरुषों को ही मतदान का अधिकार दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब इन प्रकार के इस प्रकार के जो नियम कानून थे ये सारे मतलब एग्जिस्ट नहीं करते, अब अस्तित्व में नहीं है। द प्रिंसिपल इज अप्लाइड ऑन यूनिवर्सल बेसिस, और सार्वभौमिक रूप से इस सिद्धांत को अप्लाई किया गया है, लागू किया गया है। देखते हैं, इन ए फ्यू ईयर्स यू विल अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स, विल यू लाइक टू वोट इन इलेक्शंस, एंड देन कहते हैं कि अगले कुछ सालों में आप क्या 18 साल के हो जाओगे कि आप मतदान करना जो इलेक्शंस हैं, चुनाव में मतदान करना चाहोगे या करोगे। नीड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की आवश्यकता या ज़रूरत। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर पॉलिटिकल इक्वलिटी, कहती सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो होती है राजनैतिक एकता को सुनिश्चित करती है। इट इज़ इन हार्मनी विद द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, जो लोगों की सर्वोच्च सत्ता है, लोगों की सर्वोच्चता को ये क्या करती है, सर्वोच्चता के सिद्धांत जो होता है ना, इसे महत्व देती है। इट इज़ इन हार्मनी, हार्मनी मीन्स होता है जो सामंजस्य की भावना होती है, विद द प्रिंसिपल ऑफ द सॉवरेनिटी मीन्स लोगों को इसमें सर्वोच्च माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। द राइट टू वोट स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन पब्लिक अफेयर्स,
मतलब ये क्या है, एक तरीके से स्टिमुलेट करता है जो पब्लिक अफेयर्स हैं, जो लोगों के हित में जो सार्वजनिक मुद्दे हैं उन पे लोगों का इंटरेस्ट जो होता है ना, ये थोड़ा स्टिमुलेट होता है या फिर लोग इसमें भाग लेते हैं। द राइट टू वोट इंक्रीज द सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ द वोटर्स। जो मतदान करने वाले हैं, मतदाता हैं, ये इनमें उनकी जो आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान जो होता है, इसे इंक्रीज करता है। द राइट टू वोट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू माइनॉरिटीज़ टू सेफ गार्ड दियर राइट्स। कहते द राइट टू वोट, जो मतदान का अधिकार है, ये प्रोवाइड करता है एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर प्रदान करता है, टू माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं। माइनॉरिटीज़ मीन्स होता है अल्पसंख्यक। टू सेफ गार्ड दियर राइट्स, जो उनकी जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करता है, उनकी रक्षा करता है। वीमेंस सफ्रेज, जो स्त्री मताधिकार है, उसके बारे में पढ़ेंगे। द सफ्रेज मूवमेंट वॉज द मूवमेंट विच एडवोकेट फ्रेंचाइज फॉर वुमेन इज दैट राइट फॉर वुमेन टू वोट। कहते हैं सफ्रेज मूवमेंट जो है वॉज द मूवमेंट, एक ऐसा आंदोलन है विच एडवोकेट फ्रेंचाइज फॉर वुमेन, जो कि महिलाओं के मताधिकार की वकालत करता है। इज दैट राइट फॉर वुमेन टू वोट, मतलब महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया जाए। द राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू वुमेन इन मैनी कंट्रीज अंटिल द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। कहते अर्ली जो मतलब 20वीं शताब्दी थी, इसमें क्या था, बहुत सारी महिलाओं को अधिकार नहीं, द राइट टू वोट वॉज नॉट गिवन टू द वुमेन, मतलब महिला को अधिकार नहीं दिया गया था। इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों में महिलाओं को जो आरंभिक 20वीं शताब्दी थी, मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ में बहुत सारे देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था। The first suffrage for women was launched at the time of the First World War। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद करना कि जो फर्स्ट सफरेज है, ठीक है, फॉर वुमेन, जो ये आंदोलन हुआ था, वुमेन वॉज लॉन्च हुआ था एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान ये लॉन्च हुआ था। ड्यूरिंग द वॉर, जो युद्ध चल रहा था उस दौरान, when men were busy at the front of war, there was need for women to do some men's work। मतलब युद्ध के दौरान जो इंसान थे, मेल थे, पुरुष जो थे, वो युद्ध करने में बिजी थे, और उस टाइम महिलाएं जो थी उन्हें कुछ कार्यों में, मतलब जो पुरुषों के कार्य थे, देयर वॉज नीड फॉर वुमेन टू डू सम मेंस वर्क, जो पुरुषों के कार्य हैं उनमें उन्हें महिलाओं को करने की ज़रूरत थी। दिस मेड देम अवेयर ऑफ दियर राइट्स, और ऐसी स्थिति में उन्हें अपने अधिकार की याद आए, मतलब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई। द सफ्रेजेट्स ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू ए मूवमेंट फॉर डिमांडिंग द राइट वोट, मतलब ऐसे लोग इकट्ठे हुए, सफ्रेजेट, ठीक है, ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो इकट्ठे हुए, इनटू ए मूवमेंट, और उन्होंने एक आंदोलन किया, एक क्रांति लाई, फॉर डिमांडिंग द राइट टू वोट, मतलब उन्होंने मांग की, ठीक है, इकट्ठे होकर मांग की, मतदान का जो अधिकार है, मतलब उन्हें भी दिया जाए, ऐसी उन्होंने मांग की। In 1918, the British Parliament passed an act which granted the right of vote to women। कहते 1918 में ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश संसद है, इसने एक कानून को पारित किया, जो कि महिला को इस एक्ट के, इस कानून के तहत महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। आर्गूमेंट्स अगेंस्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, इसके पक्ष में कुछ आर्गूमेंट, मतलब इसमें तर्क भी दिए गए हैं। सम पीपल से दैट ऑल एडल्ट्स शुड नॉट बी गिवन द राइट टू वोट। कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब ये कहते हैं कि सारे एडल्ट जो है, वयस्क हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए द फॉलोइंग आर्गूमेंट्स, मतलब जो ये कहते हैं कि सभी वयस्कों को मताधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, कि मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, वो अपने पक्ष में, मतलब वो अपने पक्ष में ये भी कहते हैं कि अपने जो ये बात करते हैं कि नहीं देना चाहिए अधिकार,
उसके पक्ष में ये कहते हैं दे सॉ say that illiterate people should not be given the right to vote as they cannot understand the complexities of the government. कहते हैं कि जो इलिटरेट पीपल हैं, अशिक्षित लोग हैं, इलिटरेट मीन्स होता है अशिक्षित, जो अशिक्षित लोग हैं, शुड नॉट बी गिवन द राइट, उन्हें तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए टू वोट, मतलब मतदान का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? एज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की कॉम्प्लिकेसीज है, जटिलता है, क्योंकि ये समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, सरकार की जटिलताओं के, उनके कार्यों को ये समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो इलिटरेट लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। This is not a valid argument as people of India, a large part of whom are illiterate, have shown maturity in their political judgment and have made our democratic system function well. कहते हैं दिस इज़ नॉट ए वैलिड आर्गूमेंट, एक ये वैलिड आर्गूमेंट नहीं है, ठीक है, एक मान्य तर्क नहीं दिया जा सकता, नहीं कह सकते एज पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के लोगों के पक्ष में तो ये बिल्कुल भी मान नहीं सकते हैं। इन पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों में, ए लार्ज पार्ट ऑफ होम और इलिटरेट, मतलब अधिकांश, एक बहुत बड़े से विशाल सा जो लोग हैं, लोगों का वो है, लोग हैं, इनमें क्या है, संख्या जो है लोगों की, एक भारी संख्या है लोगों की जिसमें अशिक्षित हैं, मतलब वो अनएजुकेटेड हैं, हैव शोन मेच्योरिटी, और ऐसे लोग क्या है, मेच्योरिटी दिखाते हैं इन देयर पॉलिटिकल जजमेंट, जो राजनीतिक जजमेंट है, इनमें वो मेच्योरिटी दिखाते हैं, एंड हैव मेड और डेमोक्रेटिक सिस्टम फंक्शन वेल, और वो क्या करते हैं, हमारा जो लोकतंत्र है उन्हें मतलब शक्ति देते हैं, और जिनसे क्या है, सरकार अच्छे से कार्य कर सकती, मतलब कार्य करती है। They claim that the people should not be given this right as they can be bribed to vote for particular candidates. कहते हैं मतलब जो लोग हैं ये कहते हैं कि जो इलिटरेट लोग हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वो दूसरा तर्क ये देते हैं कि लोग जो हैं दे क्लेम, वो दावा करते हैं दैट द पुअर शुड नॉट बी, मतलब अब वो कहते हैं कि अभी तक तो था इलिटरेट जो अशिक्षित हैं, अब कहते हैं जो पुअर हैं, पुअर शुड नॉट बी गिवन दिस राइट, कि जो गरीब लोग हैं, मतलब गरीब लोगों को मतदान का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। एज दे कैन बी ब्राइब्ड, ब्राइब मीन्स होता है रिश्वत देना, मतलब उन्हें क्या है, रिश्वत दिया जा सकता है टू वोट फॉर पर्टिकुलर कैंडिडेट, मतलब किसी व्यक्ति, कैंडिडेट विशेष जो है, मतलब कोई व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा है वो क्या करता है, वो जो गरीब लोग हैं मतलब उन्हें रिश्वत देगा, कहेगा मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, मतलब या फिर कुछ चीज़ें देगा, या फिर कहेगा मैं कोई भी चीज़, उन्हें लालच दे सकता है और कहेगा कि अगर मुझे मतदान, मतलब मुझे उसमें मतदान, मतलब मेरे पक्ष में मतदान करोगी, ठीक है, मुझे मत दोगी तो क्या मुझे वोट दोगी तो मैं मतलब ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, ये करूँगा वो करूँगा, या फिर कुछ दे दिया तो उन्हें ब्राइब किया जा सकता है। तो वो ऐसे लोग कहते हैं कि इन्हें जो पुअर हैं इन्हें तो बिल्कुल भी, मतलब इन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। The experience shows that it is not always the case, though attempts are made to influence them. कहते हैं द एक्सपीरियंस सो, जो एक्सपीरियंस है, अनुभव ये दिखाते हैं दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज द केस, कहते हैं ये हमेशा ये सही नहीं होता है, दो अटेम्प्ट्स, प्रयास किए जाते हैं, आर मेड टू इन्फ्लुएंस देम, यदि प्रयास तो किए जाते हैं उन्हें प्रभावित करने के, लेकिन ये हमेशा सही नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि अब लोग जागरूक हो रहे हैं। Some people say that women should not be given the right to vote as they cannot understand politics well. कहते जो कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं महिलाओं को अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। क्यों? मतदान का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए एज दे कैन नॉट अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स वेल, क्योंकि वो राजनीति को अच्छे से नहीं समझ सकती। वुमेन हैव शोन मेच्योरिटी एंड कैपेबिलिटी इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ, कहते हैं जीवन के हर क्षेत्र में उन्होंने मेच्योरिटी दिखाई है, मतलब महिलाओं ने मेच्योरिटी दिखाई है, अपनी क्षमता को दिखाया है इन ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ। मैनी ऑफ देम आर गुड पॉलिटिशियंस एंड लीडर, उनमें से बहुत सारे क्या हैं, मतलब जो महिलाएं हैं पॉलिटिशियंस हैं, राजनीतिज्ञ हैं और नेता हैं। आगे देखेंगे
आर्गुमेंट्स इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन मतलब जो आर्गुमेंट दिए गए हैं, तर्क मतलब जो इनके फेवर में है, पक्ष में, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के जो पक्ष में हैं वो ये तर्क देते हैं। द पीपल हु सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज गिव द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स, कहते हैं वे लोग जो क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को सपोर्ट करते हैं, उनके पक्ष में है, वो विभिन्न तर्क देते हैं। द पीपल आर द सोर्स ऑफ सॉवरेनिटी, मतलब सर्वोच्च सत्ता जो है ये सोर्स है, मतलब स्रोत होते हैं, सर्वोच्च सत्ता लोगों में निहित होती है। The laws and policies formulated by the government affect people directly or indirectly, कहते हैं the laws and policies, जो नीतियाँ और जो नियम कानून सरकार बनाती है, affect people directly, ये प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को प्रभावित करती है, लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। The laws and policies are formulated by the representatives on behalf of people, जो नियम कानून होते हैं, नीतियाँ जो होती हैं, ये बनाई जाती हैं by the representatives, जो प्रतिनिधि होते हैं, on the behalf of people, मतलब लोग अपने प्रतिनिधियों को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, और उनके द्वारा जो है नियम कानून को बनाया जाता है। If all people have the right to vote, the representatives will keep them in view while taking decision, कहते हैं if all people have the right, मतलब अगर सारे लोगों के पास अधिकार होगा मतदान का, the representatives will keep them in view, मतलब वो जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो प्रतिनिधि है, वो लोगों को, मतलब जो उन्हें मतदान, उनके हित में, जो उनके पक्ष में जो मत दे रहे हैं, ठीक है, उनको जो मत मतलब वोट दे रहे हैं, वो उनको भी अपनी नज़र में रखेंगे, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए नियम कानून बनाएंगे। द राइट टू वोट मेक्स all citizens equal whether they are rich or poor, high or low, men or women, Hindu और मुस्लिम, कहते हैं जो मतदान का अधिकार है, मेक ऑल द सिटीजन्स इक्वल, ये सारे लोगों को इक्वल करता है, समान बनाता है, समानता का अधिकार देता है, ठीक है। वेदर, चाहे, वेदर मीन्स होता है चाहे, वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वे गरीब हो या फिर अमीर हो, हाई और लो, मैन और वुमेन, चाहे महिला हो या पुरुष हो, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, या फिर हाई और लो, मतलब उनकी समाज में स्थिति उच्च स्थिति हो या फिर निम्न स्थिति हो, मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी है उसके आधार पर, ठीक है। द राइट टू वोट मेक्स पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड they start to evaluate the performance of the government, so the government has to be careful in its functioning, कहते हैं the right to vote make people aware in their rights, कहते हैं जो मतदान का अधिकार है ये लोगों को जागरूक करता है, अपने अधिकारों के प्रति इन्हें जगाता है, जागरूक करता है। इन दे स्टार्ट टू एवेल्यूट, और ये मूल्यांकन करना स्टार्ट करते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब जो सरकार के कार्य हैं उन्हें, उनका मूल्यांकन करते हैं, उन्हें एवेल्यूट करते हैं। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू बी केयरफुल इन इट्स फंक्शनिंग, और इसलिए क्या है, जो सरकार है वो अपने फंक्शन में, मतलब जो कार्य कर रही है उसके लिए वो बहुत केयरफुल होती है, मतलब सजग होती है अपने कार्यों के प्रति। द राइट टू वोट कल्टिवेट्स ए सेंस ऑफ यूनिटी एमंग ऑल सिटीजन्स, कहते जो मतदान का अधिकार है ना, ये कल्टिवेट करता है जो एकता की भावना को लोगों में, नागरिकों में एकता की भावना को ये जागृत करता है। आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है, और इसमें जो वर्ड मास्टर है, मीन्स इन्हें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे क्या है, आपका बेस जो है, फाउंडेशन क्या है, ये आपका तैयार होगा। फर्स्ट देखते हैं स्टेट। स्टेट होता क्या है, ए कंट्री हैविंग टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, मतलब जो स्टेट होता है एक राज्य के लिए जो आवश्यक होता है। ए कंट्री हैविंग टेरिटरी, मतलब उनके पास टेरिटरी, मतलब स्थल होना चाहिए, स्थल मतलब भूमि होनी चाहिए, पॉपुलेशन जनसंख्या होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, और ऐसी जिनमें सर्वोच्च सत्ता हो, ठीक है। टेरिटरी, ए एरिया ऑफ लैंड एंड सी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए स्टेट,
कहते हैं टेरिटरी वो होती है एन एरिया ऑफ लैंड, मतलब भूभाग होता है, एंड सी अंडर, और समुद्र का भी भाग होता है, सी अंडर द कंट्रोल ऑफ ए स्टेट, मतलब एक राज्य के अंतर्गत सी भी आता है, मतलब और मतलब जल जल और स्थल दोनों आता है इसमें। टेरिटरी में पॉपुलेशन जनसंख्या, द पीपल लिविंग इन ए सर्टेन एरिया, पॉपुलेशन जनसंख्या वो होती है किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले लोग को पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। गवर्नमेंट, a body comprising the legislature, the executive and the judiciary। अगर पूछा जाए व्हाट इज गवर्नमेंट, एंड ए गवर्नमेंट आर फॉर्म, गवर्नमेंट जो होती है फॉर्म होती है किससे, तो गवर्नमेंट होती है ए बॉडी ऑफ गवर्नमेंट, ए बॉडी कंप्राइजिंग द लेजिस्लेचर, ऐसा तंत्र जिसमें क्या है, लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होती है, उसे हम कहते हैं गवर्नमेंट कहते हैं। सॉवरेनिटी, द पावर ऑफ ए स्टेट टू गवर्नमेंट्स इटसेल्फ। लेजिस्लेचर, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ, मतलब जो सरकार का अंग है, तंत्र है, ये क्या है, ये नियम कानून जो बनाता है उन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेचर, मतलब विधायिका। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का जो अंग है, ठीक है, विच एग्जीक्यूट्स लॉ, जो कानूनों को लागू करता है उन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी, द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इंटरप्रेट लॉ। सफरेज और फ्रेंचाइज, सफरेज मीन्स होता है द राइट टू वोट इन इलेक्शन, मतलब चुनाव में जो मतदान करते हैं उसके अधिकार को सफरेज कहते हैं या फिर फ्रेंचाइज कहते हैं। क्विक रिव्यू में देख लेते हैं हम। People elect their representatives who form the government and function on their behalf, मतलब people elect their representatives, जो लोग हैं अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, who form the government, जिनसे क्या सरकार बनती है, and function on their behalf, मतलब लोगों के स्थान पर जो उनके प्रतिनिधि होते हैं वो फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं। द 4 कंपोनेंट्स ऑफ ए स्टेट आर, जो 4 कंपोनेंट है, घटक हैं, ठीक है, स्टेट के हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। नेक्स्ट द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे चेक एंड कंट्रोल ईच अदर। द 3 ऑर्गन्स, सरकार के जो अंग हैं, ठीक है, द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। दे चेक एंड कंट्रोल ईच अदर, वो एक दूसरे को चेक करते हैं और नियंत्रित करते, कंट्रोल करते हैं। द लेजिस्लेचर मेक लॉज, द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉज एंड द जुडिशरी इंटरप्रेट द लॉज। कहते हैं कि लेजिस्लेचर है, कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करती है, मतलब इम्प्लाइज करती है, मीन्स उन्हें लागू करती है उन कानूनों को, एंड जुडिशरी इंटरप्रेट, और उनकी व्याख्या, मतलब वो संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है, इनकी जो व्याख्या ये जुडिशरी करती है, न्यायपालिका करती है। The people of India participate in the government by casting votes and by protests। कहते हैं कि the people of India, जो भारत के लोग हैं, participate in the government, वो शासन में, सरकार में भाग लेते हैं, by casting vote, मतलब मतदान करके, and protest, और प्रोटेस्ट करके, उनका विरोध करके भी। जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है ना, इसे भी देख सकते हो आप, जो सरकार ने नियम बनाए, कानून बनाए, उनका क्या है, विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान इसे अपने हित में नहीं मानते हैं, इसलिए। सम टाइप ऑफ awkwardness has crept into its decision making and participation। Next, by universal adult franchise is meant the right to vote given to all adult citizens of a state। The people of the world have struggled to realize universal adult franchise in their countries। The people of India got the right to vote in 1950। कहते भारत के लोगों को जो मतदान का अधिकार है वो 1950 में मिला है, when the Constitution of India came into force, जब भारत का संविधान लागू हुआ। मीन्स इनसे आपका एक तो हम कह सकते हैं, 2 क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ, तो भारत का संविधान 1950 में लागू हुआ था। उसके बाद में, और भारत के लोगों को मतदान का अधिकार कब प्राप्त हुआ, तो 1950 में प्राप्त हुआ, जब भारत का संविधान लागू हुआ। आई थिंक ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।